for today. Your next topic is Wheatstone Bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली एक अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड होते हैं और वो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस एक्यूरेटली और क्विक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और अगर मैंने 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, देन बाय नोइंग 3 रेजिस्टेंसेस आई कैन फाइंड द वैल्यू। मैं वहां पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर। ये कुछ इस तरह से होता है। There are total 4 resistances. They are connected as a bridge P, Q, R and S। इन रेजिस्टेंसेस की रेजिस्टेंसेस हैं रेजिस्टर्स की। दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। ये एक गैल्वेनोमीटर है। सेल कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ है ई। करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस में एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू आई। In a Wheatstone bridge, there are total 4 resistors P, Q, R, S. They are connected in the form of a quadrilateral. ये जो चारों रेजिस्टेंसेस है ये क्वाड्रिलेटरल की आर्म्स की तरह बिहेव करती हैं। A battery or a cell is connected to this bridge at a point A and C. A और C पॉइंट के बीच में एक बैटरी या एक सेल कनेक्टेड है। Here S is a resistance which is not known by us। ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। So what I will do, I will just include the resistance R। I will just include the value of resistance R and the value should be there which will give 0 deflection in galvanometer। हमने R रेजिस्टेंस इस तरह से प्रोवाइड करना है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो करे। एंड दैट टाइम दैट गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड बैलेंस्ड galvanometer and that condition is called balanced condition। balanced condition में पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हमेशा 0 होता है। सो अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूं, इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होता है। अगर मुझे Q, P एंड R की वैल्यू पता है, वहां से मैं S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट पर्पस वी विल यूज किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ सेकंड लॉ यहां पे हम लोग लेट करेंगे सी। up to this point, up to this A point, I current will come
ए तक आई करंट जाएगा, बट ए से आगे बी, ए टू बी एंड ए टू डी करंट डिवाइड हो जाएगा. लेट इट इज I1 which is reaching to point AB and it is I2 which is reaching to point AD. जो AD में पहुंच रहा है वो I2 है और जो AB में पहुंच रहा है वो I1 है. Whenever it will go to B point, जब यहाँ पे रीच करेगा तो यहां से भी वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ अमाउंट करंट की यहाँ पे पहुंच जाएगी जो गैल्वेनोमीटर में से पास करेगी और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे IG. उस करंट को हम लोग बोलेंगे IG. अगर यहाँ पे IG निकल गया तो टोटल करंट था I1 जो A टू B के बाद B से C पे जाएगा, बट उसमें से भी IG जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा बिकॉज IG हमेशा कहाँ पे पहुंच रहा है, उस गैल्वेनोमीटर में. सेकंड केस पे आते हैं. I2 इज द करंट विच इज मूविंग फ्रॉम A टू D. I2 वो करंट है जो A टू D पे मूव कर रहा है. यहां तक पहुंचा I2 करंट, यहां से आ रहा है IG करंट, तो जो यहाँ पे करंट पहुंचेगा, जो करंट यहाँ पे मूव करेगा फ्रॉम D टू C, इट विल बी I2 प्लस IG. क्योंकि I2 तो यहाँ पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट जो IG है वो भी यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे बन जाएगा I2 प्लस IG करंट. और टोटल करंट अगेन C पॉइंट पे आके I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, ये बन जाएगा I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I. सर्किट में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, बट द थिंग इज इफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इट विल कैरी सम करंट. वो कुछ करंट, कुछ वैल्यू करंट की कैरी करेगा ही करेगा. एनी डाउट अप टू नाउ? हाँ जी. प्रीति, सिमरन, रितिका, वंदना, ओके. नंदिनी, रितिका, ओके. Now see what we will do. We will apply Kirchhoff's law here. Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law apply करने से पहले हमें सबसे पहली चीज क्या करनी होती है? सबसे पहली चीज हमें डायरेक्शन लेट करनी है. It should be clockwise or anti-clockwise. I'll take this as clockwise direction. मैंने ये डायरेक्शन लेट करी. अब सारी चीजें जो चलेंगी वो इस तरह से चलेंगी, बी डी ए बी डी. सो अप्लाई Kirchhoff's second law. Write down. Apply Kirchhoff's second law to the loop A B D A. To the loop A B D A. Only in this portion we are applying Kirchhoff's law. I1 करंट P रेजिस्टेंस में से मूव कर रहा है, सो EMF विल बी इक्वल टू जीरो. नेट EMF इज इक्वल टू जीरो. तो नेट EMF कैसे निकालेंगे? EMF होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस. फर्स्ट केस की बात करते हैं, A टू B. करंट इज, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, from A to B, current is I1, resistance is P, EMF will be I1P. Now, in this one, current will be IG, resistance यहाँ पे प्रोवाइड करेगा गैल्वेनोमीटर, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, सो इट विल बी IG इंटू G. अब यहां पे पहुंच गया करंट. अब यहां से यहां पे देखो, जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्लो के ऑपोजिट है, तो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन आएगी इट इज -I2. इट इज -I2 एंड रेजिस्टेंस इज R. एंड EMF, net EMF according to second law of Kirchhoff
net EMF will be equal to 0. So this will be your net EMF. Make this equation first, sorry. Now again apply Kirchhoff's law in second equation, second loop. I am going to erase this first part erase कर रहा हूं मैं. Apply Kirchhoff's law in second loop, that is B C D B. B C D B पे Kirchhoff law apply करते हैं. Now see what will happen. Again similar things will be there. Now see, current is I1 minus Ig. Current is I1 minus Ig, and resistance in this is Q. Resistance is Q. Now from here it is going to this one, C to D. Here resistance is I2 plus Ig and resistance is S. Now direction of current into B, C and DC. अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, they are opposite to flow. ये flow के opposite है, so this will be in negative. Now in third case, current is moving from B to D. Current is Ig, resistance is G and it is in the direction of flow. तो ये हम लोग पॉजिटिव में लेके चलेंगे. So multiply the bracket firstly. I am going to erase this. मैं यहां लिख रहा हूं. ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे. I1 Q माइनस IG Q माइनस I2 S प्लस IG S प्लस IG G. मेक दिस इक्वेशन सेकेंड. हमने ये बोला था कि बैलेंस्ड कंडीशन में वोल्ट मीटर, सॉरी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन गैल्वेनोमीटर विल बी 0. हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बैलेंस कंडीशन में, तो IG की वैल्यू भी 0. Now if we apply this point in first equation, if we apply this point in first equation, then our equation will become I1P minus I2R is equal to 0. Make this equation star. ठीक है जी. IG की वैल्यू निगलेक्ट कर दी. From here I1P is equal to I2R. I1P I2R के इक्वल हो गया. Now apply same thing in second equation. IG की वैल्यू सेकंड में भी निगलेक्ट कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन ये कैंसिल, सेकंड इक्वेशन ये कैंसिल, थर्ड इक्वेशन ये कैंसिल. मेरे पास बच गया I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0. अगेन I1Q इज इक्वल टू I2S. ये बना लो आप स्टार डैश इक्वेशन. इसको नहीं बनाओ, इसको बनाओ.
ये बनाओ स्टार और ये बनाओ स्टार डैश। सो डिवाइड स्टार बाय स्टार डैश इक्वेशन करो डिवाइड। I1 P इज इक्वल टू I2 R अपॉन I1 Q इज इक्वल टू I2 S। ये कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन आई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, जो हमें फाइंड करना था। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ना ब्रिजेस, इसका सबसे मेन मेथड है, अगर हमें किरचॉफ्स लॉ अच्छे से आता है और हमें उसकी वैल्यूज इंक्लूड करनी आती हैं डायग्राम में, तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। किरचॉफ्स लॉ को माइंड में रख के ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करने हैं सारे के सारे। सो पहले उसे प्रिपेयर करो सही तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस जितना होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा। और अगर सारे रेजिस्टेंस, सारे चारों के चारों रेजिस्टेंस अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों, सेम ऑर्डर के हों, तो सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है किसी भी ब्रिज की। सेकेंडली, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन पे डिपेंड करती है उसकी सेंसिटिविटी।